देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक एक्स की पावर 5 - 1 बराबर 0 के सॉल्यूशंस पता लगाने वाला पूरा एक फॉर्मेट देखा। क्योंकि हम मैथ्स का एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल की जितनी पावर है उसके उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं, रूट्स होते हैं। लेकिन एक्स की पावर 5 बराबर 1 जो है उसमें तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए, x बराबर 1। लेकिन इसे हम जब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि नहीं, उसके और भी रूट्स हो सकते हैं। x बराबर 1 तो एक है, बाकी जो चार है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक इसी तरह से x³ बराबर 1 जो होता है ना। अगर मान लो कोई x³ बराबर 1 है या फिर कोई वेरिएबल z बराबर 1 है, तो इसके भी z³ बराबर 1 के भी तीन सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो अभी एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या मतलब है इस बात का, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का? जैसे मान लो कोई z बराबर है, z³ बराबर 1 है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 1 का पावर 1/3। अब 1 का पावर 1/3 क्या होता है? 1 ही होता है। 1 का पावर 1/3 तो क्या होता है? 1 ही होता है, होना चाहिए। परंतु यहाँ पर देखो, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे मान लो z की वैल्यू पता लगाने की, z बराबर 1 का पावर 1/3। एक 1 तो एक ही श्योर है, लेकिन दो वैल्यूज और आएगी इसमें। अब देखो 3 इधर लेके आए तो ये क्या हो गया, z³ बराबर 1 हो गया। हो गया। 1 को इधर लेके आए तो z³ - 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो a³ - b³ का जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होता है, a - b a² प्लस b² प्लस ab। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, z - 1 टाइम्स z² प्लस z+1 बराबर 0 लिख सकते हैं। a - b a² प्लस b² प्लस ab। z × 1 क्या हो गया, z ही हो गया, ये होगा। अब इससे जो वैल्यूज आती है, इसलिए रूट्स आर एक तो हो गया z बराबर 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन में। और एक क्या होगा, रूट्स फॉर, अपन ये चेक करते हैं, रूट्स फॉर z² प्लस z+1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लिए रूट चेक करते हैं, तो इस इक्वेशन के लिए रूट चेक करने के लिए हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। वो क्या कहता है, z बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट में b² माइनस में 4ac अपॉन 2a। ये होगा z की वैल्यू। तो इससे देखो z के दो वैल्यूज क्या क्या आते हैं। z बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस, ये हो गया रूट में -3 आया ना, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2। तो ये इमेजिनरी रूट आएगा, तो रूट में -3 आ रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, √3 आयोटा लिख सकते हैं। तो जेड की देखो दो वैल्यूज क्या क्या आ रही है, एक तो जेड आ रहा है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और एक जेड आ रहा है -1, एक बार माइनस ले लो तो -√3 आयोटा बाई 2। समझ आई बात? तो इसका मतलब जो इक्वेशन है, इक्वेशन या फिर वन हैव 3 रूट्स, मतलब यूनिटी के रूट्स ही तो निकालने अपन को। तो अब वन के कितने रूट्स हैं, क्यूब रूट्स हैं। एक तो 1 है, एक ये है और एक ये है ना। तो इसलिए वन हैव, यूनिटी हैव 3 क्यूब रूट्स। यूनिटी हैव 3 क्यूब रूट्स। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा 1, और एक हो जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और एक हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इनको अपन क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड, दीज आर एक्सप्रेस्ड एज, एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, इसको तो 1 ही रखते हैं, 1 को 1 की तरह। और जो -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 को अगर मैं ओमेगा बोलूँ, तो ये जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर होता है। 3 आयोटा बाई 2 क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर ये 1 है तो ये ओमेगा है, तो इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो ये वापस यही आ जाएगा।
या फिर आप इसका स्क्वायर करोगे तो वापस यही आ जाएगा। अगर किसी एक को ओमेगा बोला दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्या कहलाते हैं, ये तीन होते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इस तरह से ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि वन का अगर वन थर्ड पावर आप निकालते हो तो केवल वो वन नहीं आने, दो और आएंगे जो कि क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे उसके। समझ में आई बात। एक को ओमेगा, फिर दूसरे तीसरे को ओमेगा स्क्वायर। इसका देखो एक दूसरा मेथड भी है, अल्टरनेट मेथड, वो भी अपन को सीखना चाहिए। अल्टरनेट मेथड, इसमें अपन मूरवी थ्योरम या फिर यूलियर म्यूरवी थ्योरम लगाते हैं। मूरवी थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन को जेड की वैल्यू निकालनी है, वन की पावर वन बाई थ्री, ये निकालना है। तो जेड को अपन क्या लिख सकते हैं, वन को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस, कॉस क्या, कॉस जीरो डिग्री प्लस आयोटा साइन जीरो डिग्री का पावर वन बाई थ्री। ये तो कोई प्रिंसिपल वैल्यू में, अगर जनरल वैल्यू में रखें तो टू एन पाई होगा। तो और जेड बराबर क्या होगा, कॉस टू एन पाई प्लस आयोटा साइन टू एन पाई की पावर। डी मोरवी थ्योरम क्या कहती है, जो पावर होती है दोनों एंगल्स में डिवाइड हो जाता है, तो जेड क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉस टू एन पाई अपॉन थ्री प्लस आयोटा साइन टू एन पाई अपॉन में थ्री। ठीक है, अब एन की वैल्यू क्या होती है, जीरो वन टू होती है। तो फॉर एन बराबर जीरो, एन बराबर जीरो के लिए जेड कितना हो जाएगा, ये जीरो, यानी कि ये कितना आ जाएगा, कॉस जीरो होता है वन। और एन बराबर वन देखें तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन रखा तो कॉस टू पाई बाय थ्री प्लस आयोटा साइन टू पाई बाय थ्री। कॉस टू पाई बाय थ्री सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव में होएगी, और कितनी, माइनस वन बाई टू होती है ना, साइन 30 के बराबर होगी, माइनस वन बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू प्लस आयोटा साइन टू पाई बाई थ्री प्लस का होगा, कितना हो जाएगा वो, रूट थ्री बाई टू। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू आ रहा है एन बराबर वन के लिए। इसी तरह से फॉर एन बराबर टू देखें तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, टू रख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस फोर पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन फोर पाई बाई थ्री। ये थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, और फोर पाई बाई थ्री कितने के इक्वल होता है, माइनस में पाई बाई सिक्स, माइनस पाई बाई सिक्स के, पक्का। अच्छा माइनस का टू पाई बाई थ्री, क्योंकि माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का टू पाई बाई थ्री, माइनस का टू पाई बाई थ्री होएगा तो ये तो माइनस हाफ दे देगा, ये क्या दे देगा, ये भी माइनस रूट थ्री बाई टू दे देगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कॉस माइनस टू पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन माइनस टू पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। तो माइनस कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो कॉस टू पाई बाई थ्री वापस वही माइनस हाफ, ये माइनस हाफ, और ये माइनस 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 बार आएगा तो, और ये प्लस का रूट थ्री बाई, यानी कि माइनस का आयोटा रूट थ्री बाई टू। तो इससे जेड की वैल्यू आ गई माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई। तो अपन डी मॉर्वे थ्योरम से भी ये वैल्यूज निकाल सकते हैं कि वन के जो क्यूब रूट्स हैं वो क्या क्या आ जाएंगे, वन आ जाएगा, माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू आ जाएगा, और माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू आ जाएगा। ठीक है, आप एक ये कर लेना, इसका अगर स्क्वायर करते हैं देखो, मैं माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू का स्क्वायर करूँ तो देखो क्या आने वाला है, माइनस वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस थ्री, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में टू आयोटा थ्री, और नीचे क्या आ जाएगा, फोर हो जाएगा। माइनस थ्री वन कितना हो गया, माइनस टू आयोटा रूट थ्री बाय फोर, माइनस टू कॉमन ले लेंगे, टू कॉमन ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा वापस, माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाय आ जाएगा। तो क्या ये नहीं आ गया, तो इस रूट का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, और इस रूट का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा।
मैंने इसका स्क्वायर करके ये प्राप्त कर लिया, आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना कि इसका स्क्वायर करके तो ये आता है नहीं आता, वापस ये आएगा। यानी कि ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के बराबर हो जाएगा वापस। ठीक है, ये कुछ वैसे ही है कि भाई आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है ना। यहाँ पे इनके भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे समझेंगे। आई बात समझ में। तो ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो लेते हैं कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया है, क्या आया है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। जैसे जब भी हमने कॉन्जुगेट डिफाइन किया तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज ली, हमने मॉडुलस डिफाइन किया, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज ली। तो अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आए हैं तो इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो जेड बराबर 1 की पावर 1/3 है, या फिर जेड क्यूब बराबर 1 है, तो जेड के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। मैं उनको ऐसे लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है देखो वो ये है कि जेड बराबर ओमेगा है और जेड क्यूब बराबर 1 है। जेड बराबर क्या है, ओमेगा, और जेड क्यूब बराबर 1 है, तो इसका मतलब जो ओमेगा का क्यूब होगा वो क्या हो जाएगा, जेड बराबर ओमेगा है ना, तो ओमेगा की जगह, जेड की जगह ओमेगा रखूंगा तो ओमेगा क्यूब क्या आएगा, 1 आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कि भाई जो ओमेगा का स्क्वायर है, मतलब ओमेगा का स्क्वायर अगर करते हैं, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, तो वापस क्या आएगा, ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा वो, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा टाइम्स ओमेगा क्यूब तो 1 है, तो वापस क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा ही हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से मान लो मैं ओमेगा की पावर 5 निकालना चाहूँ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा की पावर 5 किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा की पावर 6 किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 4, या फिर 3 ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, तो कितना आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ओमेगा की पावर 6 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर 4 है तो ओमेगा की पावर 1 आया, पावर 5 है तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, पावर 6 है तो 1 आया। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि अगर मान लो ओमेगा की पावर कोई 3 का मल्टीप्लायर है, तब तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ओमेगा की पावर कोई 4 का मल्टीप्लायर है तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा। और कोई ओमेगा की पावर 4 का मल्टीप्लायर है प्लस रिमाइंडर कोई 1 है, तब क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। समझ में आई बात। तो ओमेगा की पावर अगर कोई 3 का मल्टीप्लायर है ऐसे, वो तो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब का टाइम्स पी, यानी कि 1 का पावर पी, यानी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ओमेगा की पावर 4 का टाइम्स कोई है मल्टीप्लायर, तो उस केस में ओमेगा की पावर 4 का पावर पी, ओमेगा पावर 4 क्या है, ओमेगा, तो ये ओमेगा की पावर पी हो जाएगा वापस। नहीं, उसमें पी चेक करना पड़ेगा कि अगर फोर्थ पावर है, जैसे मैं 8th वाला केस लेता हूँ, ओमेगा की पावर 8 को अगर देखें तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 6 तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो आप पावर 3 में ही चेक करो, कोई सबसे बेटर है। जैसे ओमेगा की पावर 5 को भी सॉल्व करना है तो आप इसको क्यूब और 2 में चेंज कर लो। तो आपको कोई भी चेंज करना है तो ओमेगा की पावर 3p प्लस मान लो कोई क्यू है, उस तरह से लेना है, और फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, और जैसे एग्जांपल लें, ओमेगा की पावर अपन को चेक करना, मान लो 90, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ओमेगा की पावर 3 इंटू 30, तो ये तो क्या हो गया, 1 ही आ जाएगा, है ना। ओमेगा की पावर मान लो लेते हैं एग्जांपल के तौर पे,
ओमेगा की पावर ले लेते हैं 125, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 120 या फिर 124, क्योंकि 124 30 का 3 के मल्टीप्लाई में होगा 124, तो 124 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं इसको। 123, हाँ 123, 123 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यूब इंटू 41, है ना, इंटू क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर ही आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि ओमेगा की पावर का आउटपुट क्या आएगा आपको, कोई 3 के किस तरह से वो मल्टीप्लायर में आ जाए और बाकी का रिमाइंडर क्या बचे। ठीक है, क्योंकि जो 3 का क्यूब होगा, ओमेगा क्यूब होगा, वो तो क्या होगा? 1। तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, बाकी पीछे रिमाइंडर वाला पावर ही बचेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरह से हमें क्यूब ऑफ यूनिटी के जो nth पावर है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 1 स्क्वायर की जो वैल्यू है इसकी, 1 स्क्वायर की चेक कर लेते हैं। 1 ओमेगा कितना? -1 -√3 i/2, और ये -1 +√3 i/2। 2 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 -√3 i/, और ये हो गया -1 +√3 i/। दो में से एक गया, एक गया, ये कैंसिल, तो कितना आ गया? 0 आ गया ना। इसका मतलब 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम है, उस सम की वैल्यू क्या आएगी? 0 होगी। तो सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेशन इससे भी आ सकता है, क्योंकि अपने पास इक्वेशन क्या थी? z-1 z² प्लस z+1 बराबर 0 थी ना। इसी से तो क्या आया था? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आया था। तो इनके दोनों रूटों का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? -b/a, -1 होना चाहिए, है ना। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 0। 1 ही हुआ, तो यहाँ से भी आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये एक और इसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो इसे नोट कर लीजिए यहाँ तक। ये जो वैल्यूज आई है देखो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ओमेगा की पावर 3n तो क्या होगा? 1। ओमेगा की पावर 3n+1 जो है वो तो जाएगा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की पावर 3n+2 क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप एक जनरल एक्सप्रेशन का लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? नोट कर लीजिए इसको। देखो आगे देखिए कि अगर मैं एक और इम्पोर्टेंट टर्म समझाते हैं आपको कि 1 + ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r की वैल्यू क्या होगी? 1 + ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r, इसकी वैल्यू होती है, देखो इसकी वैल्यू होती है या तो 3 या होती है 0। या तो क्या होती है? 3, और या क्या होती है? 0। कब 3 होती है और कब 0 होती है ये समझते हैं। 3 तो तब होगी when r is मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये जो पावर है वो 3 का मल्टीप्लायर है, तब तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। 0 इफ r इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे 1 + ओमेगा की पावर 10 + ओमेगा की पावर 20, इसकी वैल्यू देखो क्या होगी। ये 3 का मल्टीप्लायर नहीं है, तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चेक करते हैं कैसे आता है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + ओमेगा
की पावर 9 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा की पावर 18 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा की पावर 9 तो क्या होता है, ओमेगा पावर 3 की पावर 3, तो ये तो 1 हो गया। और ये भी क्या हो गया ना, कोई भी 3n है पावर तो 1 हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा, खाली ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 0 आ गया ना। तो यहाँ पे देखो r जो है वो क्या है, 3 का मल्टीप्लायर नहीं है, तब तो क्या आएगी वैल्यू 0। अगर 3 का मल्टीप्लायर है तब क्या आएगी वैल्यू 3 आएगी। अब 3 का मल्टीप्लायर वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे 3 का मल्टीप्लायर का एग्जाम्पल ले लें अपन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 प्लस मैं लेता हूँ ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 18। इसमें 3 का मल्टीप्लायर है ना, तो क्या हो जाएगा सीधा ही 1 प्लस ओमेगा की पावर 3n। तो उसमें ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्योंकि ओमेगा की पावर 3n क्या होता है, 1 होता है। 1 1 1 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। समझ आई बात, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिए। एक और चीज़ यहाँ पे कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ करें, ड्राइंग रूट्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। रूट क्या क्या है देखो, एक तो है 1 और एक है मैं उसमें लिखता हूँ अगर आर्ग्यूमेंट वाली फॉर्म में, तो एक क्या था कॉस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 आया था। और एक क्या आया था कॉस, इसको -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3 लिख सकते हैं। ये 3 आए थे ना रूट। तो इनको अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ करें तो पहला तो z = 1 यहीं पे आ गया, यहाँ पे आ गया ना, यहाँ से 1 डिस्टेंस पे ये z = 1 हो गया। रियल एक्सिस पे ये है, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। ये रियल एक्सिस है और ये कॉम्प्लेक्स एक्सिस। अब दूसरा देखो रूट क्या है, जो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, 2π/3 बना रहा है। और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, ये लेंथ 1 है ना इसके लिए, इसके लिए भी ये लेंथ क्या है 1 ही है। ये किस एंगल पे, यहाँ से 2π/3 पे। और तीसरा रूट कहाँ पर है, तो यहाँ से -2π/3 इस पे हो, -2π/3 पे होगा। और इसकी भी लेंथ कितनी होगी 1, ये भी क्या है 1। तो मैं इन तीनों का अगर जोड़ूं तो एक्चुअल में ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, और ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें एक रूट कहाँ पर होता है, रियल एक्सिस पे, दो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पे। समझ आई बात। तो ये इनका ड्राइंग हो गया। और एक तरह से देखो ये 1 1 1 देखें तो एक मैं अगर सर्कल ड्रॉ करूं जिसकी रेडियस क्या है 1 और सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एक 1 रेडियस के सेंटर, मतलब 1 रेडियस का एक सर्कल जो है, उस सर्कल के ऐसे कोई 3 पॉइंट्स हैं जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, जिसमें से एक जो पॉइंट है वो रूट जो है वो कहाँ पर है, रियल एक्सिस पे है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर vertices of an equilateral triangle where one root lies on real। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स है कॉम्प्लेक्स रूट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं और यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। नोट कर लेना इसको।